हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग आप सभी को। मेरे चैनल पे आपको आज दिया जाएगा ब्रह्मांड समाज, जो कि ब्रह्मांड समाज है शुंग एवं कौंड्य राजवंश। शुंग एवं काव्य राजवंश, जो कि पहले थे पुत्र पुष्य मित्र शुंग, जिसने पुत्र मित्र सिंह जो सबसे पहले थे, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अच्छा, ब्राह्मण जाति का था। सबसे पहले क्या था, किसका? शुंग वंश की नींव डाली थी, जिसका ब्राह्मण जाति का था। ब्राह्मण जाति का वो था, ब्राह्मण जाति का था, जो शुकों ने अपनी राजधानी विदिशा की स्थापित की। अच्छा, ब्राह्मणों ने अपनी राजधानी कहाँ? विदिशा की स्थापना की। विदिशा एक तरफ से इंडो यूनानी शासक मिन्नाडर की पुष्य शुंगु से पराजित किया। अच्छा, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराया। अच्छा, पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराया। जैसे कि मानते हैं सरहु सपूत का निर्माण श्री पुष्यमित्र भंग ने करवाया। भंग वंश का अंतिम शासक देवपुर था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने करा दी और मगध की गद्दी पर कौंड्य वंश की स्थापना की। कौंड्य वंश का अंतिम राजा सुगर्मा हुआ। सातवाहन राजवंश शिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। कौन? सुशर्मा ने क्या की? हत्या कर दी और सातवाहन की स्थापना कराई गई। सातवाहन शिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सर्वप्रथम सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अच्छा, प्रतिष्ठान जगह जो है औरंगाबाद के जिले में अभी है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे, पहले थे शिमुक, सातकर्णी, उसके बाद सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्री पुलुमावी तथा यज्ञश्री। सातकर्णी ने की अश्वमेध तथा एक राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय में साहित्यकार हाल एवं गणय थे। हाल में गथा स्थपति तथा गणराज्य के बृहद कथा नाम पुस्तकों की रचना की थी। अच्छा, ये सब पुस्तकों की। सातवाहन ने चांदी, अब सुनिए सिक्का देखिए क्या प्रकार होता है। सातवाहन ने चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, शीशे के भी सिक्के। सातवाहन ने सर्वाधिक प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया था। जो शीशा का इन सबों का था सिक्का सातवाहन वंश में, ये लोग रोम से मंगाया करते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों से ही सर्वप्रथम किया गया था। अच्छा, जो जमीन दिया जाता है ना अभी, वो सातवाहन ने ही दिया था। भूमि का सर्वप्राचीन पुरालेखीय जो थे पुरालेखीय प्रमाण ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्वप्रथम पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईस्वी पूर्व के सातवाहन के नाना घाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। एक गांव, जिसमें अवश्य में मतलब एकदम सत्य बात है, सत्य में ही
एक गांव देने का क्या है, उल्लेख है। एक गांव मान ली कि एक गांव देने की उल्लेख है। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहन का ब्राह्मणी थी। इसके बाद राजा सातवाहन जो थे, सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आरंभ मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे अच्छा, सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आरंभ। अच्छा, मातृ मतलब मात्रा होना चाहिए, ढांचे का थोड़ा सा मेल होना चाहिए। उस राजाओं का नाम उनकी माता के नाम रखा था। ठीक है, जैसे गौतमी पुत्री। अच्छा, गौतमी पुत्री। अब देखिए वासिष्ठी पुत्र। अच्छा, वासिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकार पुत्र की होता था। उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गैलिम को सौंप देता। अच्छा, गैलिम को है, सातवाहन शासकों का काम सभी कौन करता था, गैलिम करता था। गैलिम एक सैनिक टुकड़ों का प्रधान होता था, जिसमें ये तो क्या होता, घोड़ा का एक सैनिक घोड़ों का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। अच्छा, इसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 क्या होते थे, पैदल सैनिक होते थे, जैसे कि पैदल लोग। सातवाहनों की महत्वपूर्णता स्थापत्य कृतियाँ हैं। अच्छा, संपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं। काले का चैत्य। इसके बाद अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण। अच्छा, अजंता एवं एलोरा का निर्माण कौन कराया था, सातवाहन। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कौन कराया था, सातवाहन ने कराया था निर्माण। एवं अमरावती का कला का विश्व सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणात पक्ष के स्वामी कहे जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अजंता एवं एलोरा गुफा सातवाहन ने कराया था। ठीक है, नोट। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन ने उत्तर मतलब कि ऊपर, एकदम ऐसे ऊपर, और दक्षिण मतलब नीचे क्या कराया था, सेतु मतलब कि पुल का निर्माण करवाया था। अगला आ जाता है, ठीक है। इसको सातवाहन की जैसे मुख्य विशेषता थी, जैसे कि ब्राह्मणों ने क्या किया, मित्र शुंग थे, जिसके शुंग वंश की नींव डाली और विदेशी क्या राजधानी बनाया अपना, और फिर मिंडार पुत्री शुंग के पराजित किया। उसके बाद अमवेश यज्ञ में क्या हुआ, पतंजलि ने अमवेश यज्ञ कराया। अच्छा, अमवेश यज्ञ कराया, ठीक है। भरहु सूप का निर्माण फिर इन्होंने कराया है, ब्राह्मणों ने। फिर देवीभूत की हत्या 27 ईस्वी पूर्व से वासुदेव ने करा दी। महाग की गद्दी पर कांड्य वंश फिर स्थापित कर दिया। फिर कुंड वंश के अंतिम राजा सुशर्मा हुए। अब सातवाहन में जो थे, सातवाहन का सिक्का वंश स्थापना की गई। ये लोग कहाँ पड़ता है, प्रतिष्ठान, इनकी राजधानी जो है प्रतिष्ठान में है, जो गुजरात मुंबई के वहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर ही, महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे सतरती ने 2 अमावेशी तथा 1 राजसूत यज्ञ कराया। अच्छा, 2 यज्ञ और यज्ञ भी कराया। ठीक है, अब सातवाहन देखो, चांदी का सिक्का, चांदी जो हम लोग पहनते हैं, सोने का भी सिक्का नहीं, सोने का नहीं बनाया है, चांदी का बनाया है, तांबे का बनाया है, शीशे का भी बनाया है, प्रोटीन और कांस्य का बनाया है। जो शीशा आया करता था वो रोम से आया करता था। सातवाहन शासक वो नाना घाट अभिलेख में मिलता है सारे कुछ इनके। और सातवाहन की जो लिखी थी वो प्राकृतिक जो लिख लेते हैं, प्राकृतिक देन से, और दूसरी ब्राह्मणी, एक अपनी भाषा ब्राह्मणी लिख देते। इसके बाद इन्होंने पितृयात्रात्मक था, क्योंकि राजहंस का पुत्र था। और सातवाहन का सभी प्रशासन कौन संभालता है, गैलिम सारा कुछ संभालता है। सातवाहन ने ही कुछ बनाई अपने जीते जी, जिस प्रकार इन्होंने अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं इन्होंने बनाया।
ठीक है, इतना ही देखना था शॉर्टकट में। अब आते हैं किसी चेदी वंश। चेदी वंश क्या कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं चेदी जी। अशोक की मृत्यु के उपरांत, मतलब अशोक के मरने के उपरांत संभव प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ। अच्छा, कब, जब मर गया वो अशोक सम्राट, जो 3 बनाया था ना स्तंभ, जो 3 प्रकार स्तंभ बनाए थे, शिलालेख, अभिलेख तथा गुफा, जिनका 7 स्तंभ अभी भी है। 2-3 बिहार में है लमसम, और नहीं 3 बिहार में है। एक जो है रानी का अभिलेख से भी कहा जाता है उसको, वो 7वां क्या है, सबसे बड़ा गुफा उसको मानते हैं। दिल्ली से मेरठ भी कोई है। ऐसे ही 7 प्रकार के इसके हैं। इसी प्रकार अब जो वही बात हो रहा है कि जब ये हुआ था, उदय हुआ था इसका, कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ था, इसका जानकारी है हाथी गुफा अभिलेख, भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में मिलता है। अच्छा, भुवनेश्वर मिलता है। खारवेल, अब देखिए खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। प्रतापी राजा था कौन, खारवेल। अच्छा, प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। अच्छा, खारवेल जो था ना जैन धर्म का अनुयायी था खारवेल, और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी की गुफा का निर्माण करा। अच्छा, उदयगिरी के पहाड़ी का गुफा का निर्माण कराया था, ठीक है। इसके बाद भारत के यवन राज्य, जैसे कि भारत पर आक्रमण करने वाला विदेश आक्रमणकारियों का क्रम है, जैसे हिंदू, यूनानी, शव, पल्लव और कुषाण, ये सब क्या कहते हैं, भारत पे आक्रमण कहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, तब भी थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन आगे देखते हैं। शैल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया के विशाल पश्चिम बंगाल, कलकत्ता की तरफ तथा मध्य एशिया, बिचली एशिया में हमारे भारत के अंदर विशाल सम्राट को ईशे उत्तराधिकार एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्य बना रखा। अच्छा, एंटिओकस द्वितीय ने शासन के विरोध के फलस्वरूप इनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। अनेक प्रांत मतलब अनेक स्थान से क्या हुए, स्वतंत्र हो गए। विक्टोरिया के विरोध का नेतृत्व डियोकोट्स प्रथम ने किया था। विक्टोरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं के क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय ने यूथिडेमस, डेमीमियस, मीनांडर, यूक्रेटाइड्स, एंटी आल्किड्स तथा हार्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण विक्टोरिया के शासक मेंडिट्रियस। अच्छा, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक, ओहो, डेमिट्रियस भारत पर सबसे पहले आक्रमण डेमिट्रियस ने किया। डेमिट्रियस ने किया। हाँ, डेमिट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लेता है। अफगानिस्तान, अच्छा, और पंजाब और सिंध में बहुत बड़े अधिकार कर लेता है। कब, 1990 ईसा पूर्व, हम लोग उसमें थे, बहुत पुरानी बात है, 1990 ईसा पूर्व। और फिर कर लिया, इसने शासन को अपना राजधानी बना लिया। शाकल स्थान है, अपना राजधानी बनाई। इसकी हिंदी यूनानी का विक्टोरिया यूनानी कहता है। अच्छा, हिंदी यूनानी को या विक्टोरिया यूनानी कहते हैं। हिस्ट्री, हाँ, बैटस्ट्री, हाँ। इसके बाद हिंदू यूनानी शब्दों को सबसे अधिक विख्यात मीनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। अच्छा, मीनांडर रहा विशद। इसकी राजधानी शाकल, आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मीनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अच्छा, मीनांडर जो थे किससे बुद्ध लेते, बौद्ध से दीक्षा ली थी। मीनांडर के प्रथम एवं नागसेन द्वारा लिखी गई उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंदपन्हो आर्थिक मिलिंग के प्रश्न या मिलिन प्रश्न है।
हिंदू यूनानी भारत में के पहले शासक हुए, जिसके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। अच्छा, इनके किसके द्वारा? हिंदू यूनानी भारत से पहले जो हिंदू यूनानी थे, इन्होंने क्या किया था, भारत में सिक्के किन किन राजाओं के हैं बताते हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किया। अच्छा, भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने हिंदू यूनानी सबसे पहले सोने की जारी सिक्के की सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसमें हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। अच्छा, भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। इसके बाद यूनानी ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला में विश्वास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानी की देन था। अच्छा, यूनानी लोग पर्दा नहीं करते हैं, लोग को ना देखे, चूँकि पर्दा यूनानी की देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओहो, ठीक है। शंख देख लेते हैं। शंख को यहाँ का है यूनानी के बाद शंख आए। अच्छा, शंख आए। अच्छा, पहले हिंदू यूनानी जब चले गए, अच्छा, हिंदू यूनानी का किया, इन्होंने आया पहले आक्रमण किया विदेश पे हिंदू यूनानी, फिर शक ने, फिर पल्लवन ने आक्रमण किया, कुषाण ने। तभी तो हम हिंदू यूनानी पढ़ते। हिंदू यूनानी देखिए, सबसे पहले एशिया में विशाल सम्राट के उत्तराधिकार ये थे एंटीओकस प्रथम और एंटीओकस द्वितीय। इसने क्या किया, पहले पहली बार आक्रमण किया कौन? डेमेट्रियस शासक पहली बार किया। फिर इसके बाद बड़े भाग में अधिकार किया और अपनी राजधानी का बनाई शाकल अपनी राजधानी बना दी। ठीक है। फिर इसने जिसका नाम मिलिंदपोध अर्थात मिलिंदी के प्रश्न यार मिलिंदित है। हाँ, और भारत हिंदू यूनानी सबसे पहले सोने के सिक्के चले भारत में, और सीमा प्राप्त के यूनानी के प्राचीन कला लाई, जिसे हेलेनिक्स आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। सर्वप्रथम जो डेमेट्रियस जाति का थे, सबसे पहले आक्रमण करते हैं। हिंदू यूनानी सबसे पहले सोने के सिक्के चलाते हैं भारत में। ये जो 100 अंश है। यूनानी के बाद शक आए। अच्छा, शंख आए। शकों की 5 शाखाएं थी। ओहो, हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। अच्छा, पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब, तीसरी राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिम भारत एवं पांचवी शाखा में ऊपरी दक्कन पर प्रमुख स्थापित किया। प्रथम शक राजा ओ था। शक मूलत मुख्य एशिया मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। अच्छा, कौन? शंख मूलत। अच्छा, शंख मूलत ना जो आए थे चारागाह, मध्य एशिया के निवासी चारागाह की खोज में आए थे यहाँ पे। इसके बाद 58 ईसा पूर्व में 1958 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक साथ स्थानीय राज्य ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ा। अच्छा, कुछ थे उज्जैन के स्थानीय राजा जो थे उज्जैन के। यहाँ पे भी मेला लगता है हरिद्वार का, जिसे ये भी एक हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन सबको मार के बाहर भगा दिया था। धारण की शाकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ होता। अच्छा, उसी समय में विक्रमादित्य, अच्छा, जब ये मार के भगाया गया तो क्या हुआ, उस समय विक्रमादित्य के नाम से प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? उसी समय में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गए, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विक्रमादित्य था। 14 तक पहुंच गया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात थे। अच्छा, ये जो है विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गए। अच्छा, लोकप्रिय उपाधि है ये भारत के लिए। कौन? विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य शकों की अन्य शाखाएं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थानीय करने वाला शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभी चाहे फायदे का हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए गए। भारी संख्या में क्या सिक्के जारी किए गए। इसके बाद क्या मतलब शकों का सबसे पहला क्या था वो प्रतापी शासक रुद्रामन प्रथम था। अच्छा, सब प्रतापी मतलब कि दंडित करने वाला। प्रतापी शासक कौन था? रुद्रामन था, जिसका शासक 130 ईस्वी से लेकर 185 ईस्वी तक गुजरात में बड़े भाग पर था। अच्छा, गुजरात में क्या था? बड़े भाग पे था। ठीक है। इसके बाद इसलिए कठियावाड़ की अर्धशुष्क दुर्गसीन झील मौर्यों द्वारा निर्मित काजीपोद्वार जीर्णोद्धार किया। रुद्रदमन संस्कृत का बड़े प्रेम था। अच्छा, संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। अच्छा, कौन? रुद्रामन जो थे संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख क्या किया? गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत के शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत के शक राजा, अच्छा, अपने क्या कहते? क्षत्रप कहते थे। ठीक है। अब यहाँ पे कर है पथियार का पल्लव को देख लेते हैं आराम से। ये कहता है पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पथियार लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पर्यायी राजा गोडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेट टाइम ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। कौन? सेट टाइम, अच्छा, प्रचार करने आया था, ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था। नोट पथियारों लोगों का मूल स्थान ईरान में था। अच्छा, पथियारों का मूल कहाँ है? ईरान में है, इसीलिए तो। इसके बाद पल्लो के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाए हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया। उनमें एक कुल के थे जो कृपाल कुषाण वंश के संस्थापक फुजूल कडफिसेस पुरुषपुर या पेशावर थी। अच्छा, हर जगह था पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा। कनिष्ठ ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत क्या कहता है? एक संवत चलाया। एक संवत को संघ संवत कहा गया। अच्छा, एक संवत को संघ संवत कहा गया, जिसके भारत द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत कनिष्ठ के शासन काल में कुंडलवंश कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध सिद्धांत वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्ठ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी, नोट में करना, चीनी जनरल पेन चौआन नाम है उनका। चीनी जनरल जो था, चीनी के जनरल इनको बोलते हैं,
पेंचुआ ने कनिष्ठ को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी कौन आरंभिक कुषाण की जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा की उत्कृष्ट है। कृपालों ने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। सबसे कृपाल ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कौन? कृपाल लोग थे। और कृपाल लोग सबसे ज्यादा सिक्के चलाए, लेकिन पहली बार सिक्का कौन चलाया? भारत ने चलाया था सोने का। अब भारत का नहीं, हिंदी यूनानी चलाए थे। सबसे पहले हिंदी यूनानी आगे थे चलाए थे सोने के सिक्के। सबसे पहले भारत के सिक्के इन्होंने चलाए थे, हिंदी यूनानी। इसके बाद इन्होंने भी फिर सिक्का चलाया। इन्होंने उत्तरी कृपाल ने उत्तरी तथा उत्तरी और पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया। मतलब उत्तरी मतलब कि उत्तर इधर उत्तरी और पश्चिमी इधर, मतलब ऊपर और पश्चिम में क्या किया? तांबे के सिक्के को जारी किया। कनिष्ठ का राज्य वैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। ठीक है, चरक था। फिर जिसने चरक संहिता की रचना की। अच्छा, कनिष्ठ का राजा वैद आयुर्वेदिक का विख्यात विद्वान चरक, जिसके चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभासूत्र में रचनाकार वसुमित्र है। इनके ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्ठ के राजा कवि अवशोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धिचरित्र की रचना की। वसुमित्र पाशौर नागार्जुन महाचेत और संधरक्ष का कनिष्ठ दरबार की विभूति थे। ओहो, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, एक आइंस्टीन थे ना, तो ये भारत के आइंस्टीन नागा को कहते हैं, नागार्जुन को कहता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इनमें नागार्जुन ने अपेक्षा का सिद्धांत दिया है। अब सापेक्षा सिद्धांत दिया है। कनिष्ठ की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कृपाल वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कृपाल वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कृपाल राजा देवपुत्र कहलाते थे। अच्छा, कृपाल राजा जो थे उनको देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कृपाल ने चीनियों से ली। अच्छा, यह उपाधि किससे ली थी? चीनी से ली थी। चीन के जो थे उनसे चीनियों से ली थी। ठीक है। गंधार शैल एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कहाँ पे? मथुरा संग्रहालय में कृषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों के सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम का आरंभ कनिष्ठ ने कराया था। रेशम का कनिष्ठ मतलब रेशम कपड़ा जो पहनते हैं ना, इसका आरंभ हो गया था, कनिष्ठ ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। अच्छा, रेशम बनाने का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक मतलब कि मशीन। फिर दूसरा, मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार की वस्तु का निर्माण केंद्र था। साटक बोलते हैं, होता है। कृपाल काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में ही बड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ।
अच्छा इसी काल में ही इसी काल इसी काल के बाद की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। इसी काल के बाद खड़ी। इसके बाद आ गया ना संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभिक में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिसे साहित्य की ज्ञान होता है उसे संगम साहित्य कहता है। अच्छा, संगम युग जिसे इतिहास जिससे साहित्य ज्ञान होता है। ऐतिहासिक युग में जो प्रारंभिक में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य की ज्ञात होती है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद तथा श्रेणी होता है। संगम का अर्थ होता है श्रेणी, परिषद अथवा श्रेणी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक पवित्र कवि अथवा लेखक अपने रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रशासन संभव था। प्रशासन मतलब कि लोगों के साथ प्रकाश दिखाया जा सकता था, अच्छा लगे तो। लेकिन प्रारंभ में अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। अच्छा, कुल 3, पहला क्या थे? इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। अच्छा, ठीक है। दूसरा का उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला क्या था? पत्त थु पा तु पत थु पात तु इत थु को थोके तथा प्रादिनेन कील कन्नकु तेरुवल्लुवर कृति कुराल तमिल साहित्य एक आधारभूत ग्रंथ बताया गया। इसके विषय त्रिवर्ण आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय के संबंध है। क्या लिखा है इसमें ना? स्थान अध्ययन संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ। अच्छा, ग्रंथ है। अच्छा, तो ठीक है, ग्रंथ देख लेते हैं। ग्रंथ बहुत लोग करते हैं ना। आज देखते हैं ग्रंथ को। लिखा है आस्थान लिखा है पहले, और अध्यक्षता लिखा है, और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ पहला लिखा है आपका कि प्रथम ग्रंथ जो था 4440 वर्ष पूर्व का था। स्थान जो था मथुरा में समुद्र में विलीन, मतलब समुद्र के अंदर विलीन हो गया। अध्यक्षता जो थे अगस्त्य नाम थे। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ जो थे अकटियम, परिपदाल, मधुनाराय, कुदुकुरुडु तथा कलारी आविराय। कोई भी इनके उपलब्ध नहीं है। अच्छा, लास्ट इनका था। इसके बाद दूसरा संगम था 3700 वर्ष पूर्व। मथुरा समुद्र में विलीन। समुद्र कपाटपुरम। अच्छा, अलयवादी वाई समुद्र में विलीन। इसे भी कहाँ समुद्र में विलीन पता नहीं है, लेकिन अध्यक्षता थे अगस्त्य में। फिर तो लकपिपयम तामिल व्याकरण रचना तोकल कपिपयर। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे अगले लिखा है तीसरा संगम मथुरा 1850 वर्ष पूर्व। 1850 ईसा पूर्व क्या हुआ? तीसरा संगम हुआ था। तीसरा संगम मथुरा में। तीसरा संगम कहाँ पे? मथुरा में। तो यहाँ पे तीसरा संगम मथुरा में हुआ था। तो ये जो थे अध्यक्षता कर रहे थे नक्कीकरर, इनके नाम थे नक्कीकरर। ये सब जितने नाम है ना, 22 नाम है, इसलिए सब अजीब लग रहे हैं। संग्रहित इनके जो थे यहाँ पे नेदुन थौकाय, गुरु न थौकाय, न त्रिनई, एका कुरु भुरु, परिपादक, क्रुथु, वारी, पेरिस तथा त्रिसय आदि। ये सब क्या थे? आदि। ये लोग थे ग्रंथ वाले नाम, महान ग्रंथ है। नोट में लिखा है कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग। संगम नाम का क्या है? प्रयोग। संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक्कुल
को रसू अंपायर ने किया। किसका? संगम नाम का। संगम जैसे कि संगम मिलन मिलन। ठीक है, यहाँ से अब कहता है ना, इलागो कृत शिल्पाधिकारम पालकों का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता है राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इनमें 30 सर्ग हैं ये 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह वैध रुझान वाला महाकाव्य है। इसके कावेरी पट्टनम के कोकवल, इनकी पत्नी कंडारी एवं नार्तिकी माधवी की प्रेम कहानी है। अच्छा ठीक है, कौन? कोलवन। यहाँ पे मथुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सीता तैसतानार के मणिकैमलई मणिकैमलई की रचना की। इसने 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव हैं। इसके राजकुमार उदय कुमार एवं मणिमैकाले जो कि रामायण के रचयिता है, कोयल एवं नार्तिकी माधु की पुत्री की प्रेमी कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्राय बंधित बातें के लिए बनाई गई है। इसकी महत्व मुख्य धार्मिक नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीडनाथ 5वीं शर्त की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवकर्तृतामिक संगम के बाद बहुत बाद ही रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्कर देव को दिया गया है कि तिरुतक्कर देव पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। अच्छा, जैन भिक्षु बन गया। पहले चोल राजकुमार था, फिर क्या हुआ? जैन भिक्षु बन गया। फिर तोलकपीपयम तमिल व्याकरण है। अच्छा, तमिल व्याकरण है, इसका अनुवाद है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्राचीन कंबा की इरामावताराम है। अच्छा, सबसे कंबन का अम्बन अकम और अच्छा, इसमें कंबन की पूरा वातावरण है। संगम साहित्य के काव्य में 2 श्रेष्ठ में बांटा गया। संगम को भी 2 साहित्य में बांटा गया। पहला अकम और पुरम। अकम काव्य का मूल विषय प्रेम संग है, जबकि पुरम काव्य का विषय युद्ध है। अच्छा, अकम का मतलब प्रेम, फिर पुरम। अकम का मतलब प्रेम, पुरम का मतलब युद्ध है। आगे आपको बता रहा हूँ मैं कि संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम के चेर तथा दक्षिण पूर्व के पांड्य राज्य स्थित है। कहाँ पे? देखिए, पहला उत्तर पूर्व में क्या था? चोल। दक्षिण, देखिए, दक्षिण पश्चिम में थे कौन? चेर तथा दक्षिण पूर्व में थे पांड्य। ये तीनों क्या स्थित हैं। इसके बाद ना आता है आगे हम लोग का जो संगम यूनानी राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। अच्छा, संगम में जो थे अगम पुरम जो थे आगे वाले प्रेम पुरम वाले विरुद्ध मतलब कि लड़ाई युद्ध वाले थे। तो चोल का सबसे ज़्यादा क्या था? संगम युद्ध में राज्य था। अच्छा, यह पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। अच्छा, इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। अच्छा, करिकाल ब्रह्मांड मतानुयायी था और इनमें ब्रह्मांड धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसके कावेरी नदी के मुहावरे पर बांध बनाया है। मुहाने पर बांध बनाया है कौन भैया? इसने कावेरी नदी के मुहाने पर ही बांध बनाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। कौन? यही कौन?
करिकल पुराल जो थे करिकाल ब्रह्मांड ना, हाँ करिकाल ब्रह्मांड ने सब काम करवाया था। फिर पेरू पेरुनानुनुपादे, अच्छा पेरुनानुपादे जो थे में करिकाल के संगीत में सप्त स्वरों का विशेषण बताया गया है। किसका? संगम युद्ध का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इसके राज्य के कुछ प्रमुख राजा थे, जैसे उदयजीरल लगभग 130 ईस्वी से 130 ईस्वी से नेदुजीरल आदन जो थे 155 ईस्वी एवं सेनगुटटुवन जो थे 180 सेनगुटटुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पतितनी ठीक है कोई बात नहीं, इसके पतितनी नामक धार्मिक संप्रदाय के समाज की प्रतिष्ठा किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण संगम में मंत्रियों को अम्माईचजान या अम्माईचचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होते हैं जिसे नालवै कहा जाता है। नालवै कहा जाता है। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। अच्छा नालवै को ही न्याय कहते हैं। ये क्या? संगम युद्ध में मंत्रियों को अम्माईचचान, अच्छा संगम युद्ध में मंत्री, अच्छा मंत्री को, जैसे हमारे पास मंत्री है ना, सीएम है पीएम है, इनको क्या बोलते हैं? पहले अम्माईचचार अच्छा कहा जाता था पहले इन जो, कोई बात नहीं, मंत्रियों पहले कहा अम्माईचचार या तो अम्माईचचार, और जो सहायता करते थे उसका बोलते थे नालवै कहा जाता है। जो क्या करते थे? साथ देते थे, नालवै राजाओं का साथ करते थे। कब? चेर वंश में। किसमें? चेर वंश में क्या बोलते थे? ये कहा करते थे, हाँ ये इसमें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इसके बाद हम कहता न्यायाधीश जो थे न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। अच्छा न्यायालय तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता है। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता है। अच्छा राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता है। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड की दिया। अरे बाप रे! चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाह देने पर जीभ काट दी जाती। पहला ही ठीक रहा भाई, अब तो सारा कुछ बोल दो। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रुपए में अदा किया जाता था। संभव यह उपज का 6ठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूली की जाती थी। सेना चतुरंगिणी होती थी, जिसमें 800 गज रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। अच्छा सेना चतुरंगिणी होती थी, जिसमें 800 गज रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागाड़ा एवं शंख बाजार सैनिक को बुलाया जाता है। नागाड़ा एवं शंख बजा कर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि के वीर गति पाने वाले सैनिक के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी। अच्छा वीर गाथा जो करते थे उसपे पत्थर की मूर्ति बनाए जाते थे। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जाने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता। अच्छा संगम का हम बात कर रहे हैं ना अभी। ओहो तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ। तमिल ब्राह्मणों का सर्वोदय हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना था। अच्छा सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण जब मांस भक्षण करते थे, मांस भक्षण क्या करते थे? भ्रष्ट करते थे।
तो थे तथा दूसरा पीते थे। अच्छा, तो करते थे तथा सूरा पीते थे। सूरा पीते थे, ठीक है, पीने दीजिए। सूरा क्या करते, पीते थे। ब्रह्मांड के पश्चात, ब्रह्मांडों में ब्रह्मांडों के पश्चात क्या है, ब्रह्मांडों के पश्चात ये थे। ब्रह्मांडों के पश्चात संगम यूनानी समाज में बेलदार वर्ग का स्थापना था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था, मतलब पूरा काम कौन कृषि करेगा, को वेनिगर कहा जाता था। संगम साहित्य के दास प्रथा में अस्तित्व का परिणाम नहीं मिलता है। तोलका जो है, तोलका पित्य नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में माना जाता है, प्रदान की गई है। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वरीय विवाह के 8 प्रकार ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच के उल्लेख मिलता है। किसके लिए भैया, हिंदू धर्म में वरीय विवाह के 8 प्रकार। अच्छा, 8 प्रकार के विवाह के लिए, ठीक है, 8 प्रकार के विवाह है। तो यहाँ पे जो लिखा है, ये लिखा है कुछ अच्छी बातें, इसको नोट करते हैं। लिखा है संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग जो थे अलग जाति के, जैसे कि पुलैयन दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई तथा चटाई बनाने का कार्य करते हैं। अच्छा, ये भी ज्ञात होते हैं, क्या करते हैं, पुलैयन पुलैयन जो थे, पुलैयन जो हैं, ये क्या करते हैं, चटाई और अभी चारपाई बनते हैं, अभी यहाँ पे है, जिसको वो बोलते हैं। दूसरा एनियर, शिकारियों की एक जाति। अच्छा, एनियर शिकारियों की एक जाति है। मलवर, लूटपाट करने वाली जाति। अच्छा, ये भी जाति है ना जी। यहाँ पे जो थे हम, यहाँ पे 8 भागों में ब्रह्मांड, दैव, आर्स, प्रजाप्त, शूर, गांधर्व, राक्षस एवं पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई है, जिसे पंचत्रिणय कहा जाता है। एक संगम काल में चावल मुख्य खान था। अच्छा, इसे दूध मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता है। दूध मिलाकर कहता है सांभर नामक, दूध मिलाकर सांभर नामक खाद्य तैयार किया जाता है। संगम युद्ध की बात हो रही है पूरा। यहाँ पे नार्तकियों का गायकों में दलभूमि, झूम झूम कर लोगों का मनोरंजन क्या करते हैं। नार्तकी मतलब गायिका। संगम साहित्य में इन्हें प्राण व विडैलियर कहा जाता है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा अवैयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिसमें स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुरक्षिता होती थी, सुचिछिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। अच्छा, जो व्यक्तियों के आगमन की सूचना देता था। अच्छा, जैसे कि शुभ पक्षी मानते हैं, जो कि लोग घर में अगर बोल दें तो लोग क्या बोलते हैं कि पक्षी कोई आने वाला है। कौवे नागरिकों को सब सही दिशा का भी बोध कराते हैं। इस कारण के मध्य चलने वाले जहाज के साथ उन्हें ले जाया जाता था। अच्छा, ये बात है, कौवा इतना ठीक है ना। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। अच्छा, समाधियों के स्थान पर क्या, पत्थर गाड़ने। इन्हें वीरगल अथवा वीरप्रस्तर कहा जाता है। इनका पूजा भी होता है। प्राय युद्ध के वीरगति प्राप्त सैनिकों को सम्मान के खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेलार तथा उनका प्रमुख को वेलियर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज की निम्न वर्ग की महिला की मुख्य खेती का कार्य किया करती थी। इन कंडेशिवर कहा जाता है। अच्छा, इनको कंडेशिवर कहा जाता है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। अच्छा, संगम
काल के चोलों की समृद्धि जो था क्या था कि सबसे अधिक क्या थी, वस्त्रोद्योग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बनाने थे वो सब। अच्छा ठीक है, बनाने दीजिए। पांड्य राज्य में कोई सालियूर एवं चेर राज्य के बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोई मोती खोजने का प्रमुख उत्पन्न था। अच्छा, कोई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। अच्छा, कोई क्या कहते हैं, मोती खोजने का प्रमुख पतन था, मोती खोजने का प्रमुख पतन था। अच्छा, कोरोमंडल प्रमुख स्थान पर पंडुचेरी के 3 किमी दक्षिण में स्थित है। मतलब कि कोरोमंडल समुद्र पर पंडुचेरी के 3 किमी दक्षिण स्थित है। अरिकमेंडुलु चोल वंश का एक मुख्य बंदर था। अच्छा, चोल वंश का चोल वंश का एक मुख्य बंदरगाह कौन है? कौन? अरिकमेंडु एक चोल वंश का क्या था? रोम। अच्छा, रोम से व्यापार होता था। 1954 ईस्वी में हुई क्या 1994 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई में एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला। यहाँ मानकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस की अरिकमेंडु को पेडोक कहा जाता है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोपालस को मानसूनी हवाओं को सहारे बड़े जहाज़ों को सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी। अच्छा, संगम काल में मिस्र के एक नाविक ने मतलब नाविक ने संगम में ही पता चला कि आप आएगा समुद्र की लहर, तो इसमें क्या कर सकते हैं, आराम से पार कर सकते हैं। ठीक है, तमिल देश का प्राचीन देवता गुरुगन था। अच्छा, कालांतर के उसका नाम ब्रह्मांड हो गया और रुद्रांतर क्रांति के साथ उसका तदातसम स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म के स्कंद कृतिकार्यों को शिव पार्वती का पुत्र शिव पार्वती का पुत्र माना था। किसको माना था भैया? शिव पार्वती का पुत्र किसको माना था? स्कंद कार्तिकेय। अच्छा, कार्तिक को शिव का पुत्र माना जाता है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है। अच्छा, कुमार को पार्वती का माना जाता है। स्कंद कार्तिक कुमार, स्कंद कार्तिक कुमार को पार्वती का पुत्र माना जाता है। इसके बाद तमिल भाषा में मुगुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुगुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है। अरे बाप रे, जो कि कुमार में है। और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है कि मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है। अच्छा, तथा उसे विषय में यह माना जाता है कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वस्त्र था। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियां में माना जाता है। क्या मुरुगन की पत्नियां भी माना जाता है? मुरुगन की पत्नियां भी माना जाता है। इसके बाद इसमें क्या करा ना कि कोकलई, कालूसर, बंदर, कोकई, रोमा, ये सब जो है इसके हैं। इसका जो ये है शिव पार्वती का पुत्री माना जाता है। कौन? स्कंद का एक नाम कुमार भी है। शकंदर का नाम कुमार भी है। क्या है? शकंदर का नाम कुमार भी है। ठीक है, अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना प्यार में बरसाएं। आगे के लिए धन्यवाद।